जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द डिफेंस बूस्टर सीरीज फॉर सीडीएस एंड एनडीए एग्जामिनेशन, जहां आप डेली करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को प्रिपेयर करते हैं मेरे यानी राजीव शर्मा के साथ। चलिए आइए आज के इस वीडियो में हम जल्दी से जल्दी अपने टॉपिक्स की शुरुआत करते हैं। आज के इस वीडियो में फर्स्ट टॉपिक जो हमारे सामने आ रहा है दैट इज नेशनल वाटर अवार्ड्स 2024, यानी कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024। ये 2025 में दिया जा रहा है, मतलब अभी इनकी घोषणा हुई है 18 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन अवार्ड्स को इनके विनर्स को देंगी, यानी कि उन्हें प्रोवाइड किए जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि ये अवार्ड जो है वो अभी सिर्फ अनाउंस किए गए, अभी सिर्फ उनका डिक्लेरेशन किया गया है, घोषणा की गई है, मतलब हमें अभी इनके विनर्स डिफरेंट सेगमेंट्स में पता चल गए हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये जो नेशनल वाटर अवार्ड्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, जो इस साल किए जा रहे हैं, ये पहली बात तो 2024 के परफॉर्मेंस के बेसिस पर किए जा रहे हैं। प्लस एक और इंपॉर्टेंट चीज उसमें हमें जाननी चाहिए, दैट इज ये जो नेशनल अवार्ड्स 2024 है, ये 6th एडिशन है इन अवार्ड्स का इंडिया में, यानी कि भारत में ये 6वां संस्करण माना जा रहा है। इसका मतलब ये कब शुरू किए गए थे, तो हम इसका जवाब देते हैं कि सर ये अवार्ड्स पहली बार 2018 में, यानी कि इन द ईयर 2018 शुरू किए गए थे। क्लियर है या नहीं है? नेक्स्ट पार्ट जो हमारे देखते हैं हम इसमें, दैट इज जो मैंने आपको बता दिया बेसिकली, तो जो फैक्ट्स है उसको कवर करते जाइएगा। 6th एडिशन है इसका। ये किस लिए दिए जाते हैं, तो ये दिए जाते हैं भैया स्टेट्स को या फिर अदर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज जो इंडिया में है, जैसे कोई ग्राम पंचायत हो सकती है, जिला पंचायत हो सकती है, जनपद पंचायत हो सकती है, कोई स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है या राज्य हो सकता है, इन्हें वाटर कंजर्वेशन यानी जल संरक्षण, वाटर स्टोरेज यानी जल संचयन, वाटर प्यूरिफिकेशन यानी कि जल शुद्धिकरण, या तो फिर ज्यादा से ज्यादा फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जलीय स्रोतों के बचाव के लिए उन्होंने क्या प्रयास किए हैं। जैसे किसी स्टेट में अगर आप बात करोगे तो कितने रिजर्वायर्स डेवलप किए गए, उसमें जन भागीदारी यानी पब्लिक पार्टिसिपेशन कितना किया गया है। इसी के साथ इरिगेशन के कितने मॉडर्न मेथड्स टू सेव द वाटर डेवलप किए गए, जैसे माइक्रो इरिगेशन टेक्निक। तो डिफरेंट जो उनके एक्शंस हैं उन्हें देख करके और उसके रिजल्ट्स को देख करके ये तय किया जाता है कि कौन सा स्टेट कितना ज्यादा काम कर। ये इंस्टीट्यूशन इंडस्ट्रीज को भी दिया जा सकता है, जैसे कोई इंडस्ट्री है, कोई फैक्ट्री है, वो कितना इको फ्रेंडली होकर वाटर कंजर्वेशन के ऑब्जेक्टिव से अपना जो प्रोडक्शन है या जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसे चला रही है, क्या उसमें कोई इनोवेशन लाया गया है, ये भी देखा जाता है। तो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिनके बेस पर ये अवार्ड्स डिक्लेयर किए जाते हैं। दूसरी चीज हमारे सामने आती है कि सर ये अवार्ड्स देता कौन है, तो ध्यान रखिएगा ये अवार्ड्स जो है वो वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन मिनिस्ट्री या जल शक्ति मिनिस्ट्री, इन सबको मिलाकर के जो नाम दिया गया फाइनली 2019 में जल शक्ति मंत्रालय, तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। यह अवार्ड 11 नवंबर 2025 को हालिया तौर पर डिक्लेयर किए गए हैं और इन्हें कौन प्रोवाइड करेगा, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत की महामहिम राष्ट्रपति। कब देंगी? 18 नवंबर को। चलो अब थोड़ा सा इसके विनर्स, विजेताओं की लिस्ट पर एक नजर डाल लेते हैं। इस समय आप एक लिस्ट देख रहे हैं अपने सामने, इसमें ये अवार्ड पाने वाले जो विनर्स हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला द बेस्ट स्टेट, सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार इस बार महाराष्ट्र को गया है। अपने यहां जल संग्रहण प्रणाली और नवाचार के माध्यम से जल संचयन को अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र को इस लिस्ट में शामिल किया गया। तो इस बार का अवार्ड अगर देखा जाए ओवरऑल महाराष्ट्र के नाम है। इसके बाद बेस्ट डिस्ट्रिक्ट यानी कि सर्वश्रेष्ठ जिला, ईस्ट जोन यानी पूर्वी जोन में छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव आया है। फिर नॉर्दर्न जोन में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर जो उत्तर प्रदेश में आता है, ईस्टर्न पार्ट में उत्तर प्रदेश के। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट वेस्टर्न जोन जो है पश्चिमी क्षेत्र में, वो मध्य प्रदेश से खरगोन जिले को एक्सेप्ट किया गया है। फिर बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी जो है, अर्बन लोकल बॉडी यानी कि अर्बन जो सेल्फ गवर्नेंसेस हैं, जैसे नगर निगम, नगर पंचायत या नगर पालिका परिषद है ना। नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी नवी मुंबई नगर निगम को जो महाराष्ट्र में आता है उसे बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी का अवार्ड दिया गया है। फिर बेस्ट ग्राम पंचायत का अवार्ड बेटा ज्वाइंट है, संयुक्त रूप से 2 ग्राम पंचायतों को दिया गया, एक आंध्र प्रदेश में मिला है, एक केरला में मिला है। आंध्र प्रदेश में आप जाओगे तो दुब्बिगनई पल्ली नाम का जो ग्राम पंचायत है और पायम केरला में जो ग्राम पंचायत है, इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया। फिर बेस्ट इंडस्ट्री का अवार्ड भी दिया गया है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ उद्योग अपोलो टायर्स लिमिटेड, टायर बनाने वाले प्रमुख शीर्ष उत्पादक हैं भारत में, अपोलो टायर्स के नाम से सभी लोग जानते होंगे। अपोलो टायर्स को इस बार नेशनल वाटर अवार्ड्स को, दैट मींस वाटर कंजर्वेशन, वाटर
रिसोर्सेज को डेवलप करने या वाटर के लिमिटेड यूटिलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए, उसे रीयूटिलाइज करने के लिए और उसमें इनोवेशंस लाने के लिए अपोलो टायर्स लिमिटेड को इंडस्ट्रियल सेक्टर से बेस्ट इंडस्ट्री का अवार्ड दिया है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार दिया गया है। अब इसमें कुछ और स्टेट्स भी शामिल होते हैं। फॉर एन एग्जांपल, महाराष्ट्र पहले स्थान पर आया है सबसे अच्छे राज्यों में, गुजरात को दूसरा और हरियाणा को तीसरा स्थान दिया गया है। इसके साथ साथ एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है इस बार के अवार्ड्स में, वो ये है कि इसी साल से इन अवार्ड्स में जल संचय जन भागीदारी 1.0 कैंपेन की शुरुआत की गई है। यानी कि जल को संचय करने के लिए, वाटर को स्टोर करने के लिए पब्लिक पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देना, यानी लोगों को अपने साथ ज्यादा से ज्यादा जोड़ना। और इस काम में तेलंगाना राज्य जो है उसने टॉप किया है, यानी कि वो फर्स्ट पोजीशन पर आया है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि इसने लगभग 5.2 लाख यानी कि 5.2 लाख वाटर स्ट्रक्चर्स डेवलप किए हैं। और इसके बाद छत्तीसगढ़ आया है, फिर राजस्थान आया है, क्रमशः रेस्पेक्टिवली सेकंड एंड थर्ड रैंक पर, दूसरे और तीसरे नंबर पर। तो नेशनल वाटर अवार्ड से ये 18 नवंबर 2025 को दिए जाएंगे दिल्ली में, जो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रदान करेंगी, और ये उसके विनर्स हैं जो अभी आपने देखे। नेशनल वाटर अवार्ड्स को लाने का एक ऑब्जेक्टिव ये था कि भारत में जितनी भी प्रशासनिक इकाइयां हैं, स्पेशली ऑन डिफरेंट लेवल्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे हम बात करते हैं राज्यों के आधार पर, जिले के आधार पर, अर्बन लोकल बॉडीज, रूरल लोकल बॉडीज, इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, इस बात को भी ध्यान रखना है, कोई व्यक्ति विशेष भी हो सकता है, जिन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया हो, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स लाए हो। किस लिए? वाटर कंजर्वेशन में, वाटर मैनेजमेंट में, वाटर के एफिशिएंट यूज में, ताकि हम वाटर को एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइफ के फॉर्म में आइडेंटिफाई कर सके, और ना सिर्फ आइडेंटिफाई कर सके, लोगों को उसके लिए अवेयर कर सके। तो इसलिए 2018 में इस मिशन के तहत नेशनल वाटर अवार्ड्स की शुरुआत की गई, सो दैट वी कैन इंक्रीज द कॉम्पिटेंसी एज वेल। मतलब हम एक कॉम्पिटिटिवनेस फुल एनवायरनमेंट बनाए, कॉम्पिटिशन से फुल एनवायरनमेंट बनाए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफ इंडिया जो है वो ज्यादा से ज्यादा वाटर को या वाटर रिसोर्सेज को डेवलप करने और वाटर को कंजर्व करने और उसके बेटर मैनेजमेंट को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर सके। चलिए, दूसरा टॉपिक आज का है मरु ज्वाला। अच्छा, वैसे मरु ज्वाला अकेला नहीं है, इसमें एक और टॉपिक में जोड़ देता हूं, अखंड प्रहार, डिफेंस एक्सरसाइज। इस बार डिफेंस एक्सरसाइज बहुत है और आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, सीडीएस एनडीए टॉपिक में ध्यान रखना है, पक्का एक ना एक तो आती है। मरु ज्वाला और अखंड प्रहार। इसके पहले मैंने आपको एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज बताई है इंडिया की, जो इस बार सबसे ज्यादा न्यूज में चर्चाओं का विषय रही, चाहे आप प्रिंट मीडिया में देख लो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देख लो, चाहे सोशल मीडिया में देख लो, सबसे ज्यादा धूम जिसने मचाया दैट वाज त्रिशूल। इसके अलावा हमने कई सारे एक्सरसाइजेस के बारे में देखा, अस्त्र शक्ति एक्सरसाइज देखा है, सेंटिनल स्ट्राइक देखा है, और अब त्रिशूल, और फिर अब मरु ज्वाला और अखंड प्रहार। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, मरु ज्वाला और अखंड प्रहार कोई अलग एक्सरसाइजेस नहीं है, दीज आर द पार्ट ऑफ त्रिशूल एक्सरसाइज, यानी कि ऑपरेशन त्रिशूल का हिस्सा है मरु ज्वाला और अखंड प्रहार। दोनों में अंतर क्या है? मरु ज्वाला जो है वो बेसिकली एनिमी सेंटर्स को फाइंड करना और उन पर अटैक करना, और अखंड प्रहार क्या है? अखंड प्रहार मल्टी डोमेन एक्सरसाइज से रिलेटेड है, मल्टी डोमेन फील्ड्स में एक्सरसाइज को प्रमोट करना, एक कोऑर्डिनेशन लाना, है ना। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो जो त्रिशूल डिफेंस एक्सरसाइज है वो 10 नवंबर तक चली है, और उसका ही समापन जो किया गया है वो मरु ज्वाला के साथ किया गया। मरु ज्वाला का मतलब होता है डेजर्ट फ्लेम, यानी कि रेगिस्तानी अग्नि या ज्वाला, राइट। तो ये क्योंकि जैसलमेर जिले में की गई है, राजस्थान के सीवर वेस्टर्न डेजर्ट में, इंडिया में, तो इस वजह से इसको नाम दिया गया मरु ज्वाला। ये पाकिस्तान के बॉर्डर के बहुत नजदीक की गई है, राजस्थान के जैसलमेर में, क्योंकि हमारा अंतिम जिला आता है पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ वेस्टर्न जोन में, राइट। तो ये लगभग जो 12 दिन तक त्रिशूल एक्सरसाइज हमारी चली है, उस त्रिशूल एक्सरसाइज का एक हिस्सा है मरु ज्वाला, जो कि इसके एक हिस्से के रूप में ही परफॉर्म की गई है। जो इसका ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? दुश्मन के ठिकानों को ढूंढ करके उसे निशाना बनाना। क्या करना है? तो इसमें काउंटर ड्रोन एक्सरसाइज और एआई बेस्ड ड्रोन ऑपरेशंस, इन सारी चीजों को प्रैक्टिस किया गया है। ये बेसिकली जो मरु ज्वाला है वो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने की है, इसमें नेवी ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। ये किसने की है? इंडियन आर्मी ने की है और इंडियन एयरफोर्स ने, इस बात को ध्यान रखना। ऑल्दो जब हम त्रिशूल की बात करते हैं तो इसमें तीनों सेनाओं ने संयुक्त रूप से पार्टिसिपेशन किया था, यानी कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, राइट। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक आज का है इंडिया भूटान पार्टनरशिप। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, इस पर स्टार लगा लीजिएगा, इसको इंपॉर्टेंट लिख दीजिएगा। इंपॉर्टेंट का मतलब क्या होता है भैया? इनको मत पढ़ना, तुम सबको पता है, ठीक है। तो जो लगाना हो, चांद सितारा बादल बिजली डाल दो इसमें। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू, इंडिया भूटान पार्टनरशिप। तो भैया सभी को पता होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय भूटान यात्रा पर गए थे,
जब भारत में दिल्ली में बम ब्लास्ट हुए थे। अब मेरे को पिछली बार पहलगाम हुआ था तब भी विदेश की यात्रा पे थे, इस बार भी चले गए। चलो खैर छोड़ो, जान दो, अपन इसको पढ़ते हैं। तो अपनी बात जो आती है इसमें सामने वो ये है कि प्रधानमंत्री 2 दिवसीय भूटान यात्रा पर गए और भूटान में कुछ लंबे लंबे चौड़े चौड़े काम करके आ गए। पहला तो भूटान में एक बड़े मल्टीपर्पज मेगा इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन कर दिया। मल्टीपर्पज मेगा इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो भूटान में अभी हालिया तौर पर इनॉग्रेट किया गया है वो है पुनात सांगशु हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, यानी कि एक डैम है, एक बांध है जिसका नाम है पुनत सांगशु। क्या नाम है? पुनत सांगशु। क्लियर है? ये भूटान में वेंडू फोद्रांग नाम के एक डिस्ट्रिक्ट में आता है। वेंडू फोद्रांग ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट माना जा रहा है जो 1020 मेगावाट का, यानी कि एक बड़ा इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। भारत ने भूटान में तकरीबन 4000 करोड़ रुपए के निवेश, यानी कि 4000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। पुनत सांगशु प्रोजेक्ट की बात करें तो इस प्रोजेक्ट में तकरीबन 100% ही पूरा का पूरा इंडियन एड शामिल है, यानी कि भारत की सहायता शामिल है। और इसके अंतर्गत 30% लोन दिया गया है, 30% ग्रांट दिया गया है और 70% लोन दिया गया है, यानी कि 30% तो हमारी तरफ से ग्रांटिंग है कि ले लो ऐसे ही, कोई टेंशन नहीं, लौटाना नहीं है, और 70% आपको लौटाना पड़ेगा। तो मतलब वो हमने उधार के रूप में, एक लोन के रूप में, कर्ज के रूप में, क्रेडिट के रूप में भूटान को दिया है, जिसके थ्रू भूटान में ये पुनत सांगशु प्रोजेक्ट बनाया गया है। इसके लिए भूटान के जो प्रधानमंत्री हैं शेरिंग नोबगे जिनका नाम है, भूटान के प्रधानमंत्री कौन है भैया? मोदी जी के समकक्ष जो है उनका नाम है शेरिंग नोबगे, इसको भी ध्यान रखिएगा। भूटान के प्रधानमंत्री हैं शेरिंग नोबगे, राइट? तो शेरिंग नोबगे ने प्रधानमंत्री मोदी का बहुत धन्यवाद किया है और भारत के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें भी बोली हैं। इसके साथ साथ एक काम और किया है मोदी जी ने भूटान के लिए, और वो काम क्या किया है कि भूटान के साथ एक समझौता किया है। वो ये है कि वाराणसी जो भारत की सांस्कृतिक राजधानी मानी जाती है, क्या मानी जाती है? कल्चरल कैपिटल है भारत की। वाराणसी भारत की कल्चरल कैपिटल है, सांस्कृतिक राजधानी का दर्जा है। वहां भूटान एक बौद्ध मोनास्ट्री, यानी कि एक बौद्ध विहार बना सकता है और एक गेस्ट हाउस, बौद्ध अतिथि गृह बनाएगा। कहां बनाएगा? वाराणसी में। तो भूटान की एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री और एक गेस्ट हाउस कहां बनेगा? वाराणसी में बनेगा, गंगा नदी के तट पर। कहां बनेगा? गंगा नदी के तट पर, जो भारत की सांस्कृतिक राजधानी है और भारत की आध्यात्मिक राजधानी है, यानी कि स्पिरिचुअल कैपिटल भी है। एससीओ ने इसको सांस्कृतिक राजधानी का दर्जा दिया है। सांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जो अंतरराष्ट्रीय संगठन एशिया में काम करता है, उसने वाराणसी को भारत की कल्चरल कैपिटल का दर्जा दिया है और भारत वाराणसी को हमेशा अपनी एक आध्यात्मिक राजधानी मानता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पार्ट पर चलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इंडिया एंड बोत्सवाना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अफ्रीका के यात्रा पर है, जिसमें 2 देशों में से एक बोत्सवाना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। क्यों? क्योंकि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज ही के दिन बोत्सवाना में एक समझौता हस्ताक्षरित किया है, जिससे भारत बोत्सवाना के संबंध मजबूत होंगे। और भारत के लिए करंट का सब्जेक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं, क्योंकि यहां से फिर कालाहारी जंगलों के, यानी कालाहारी जो रेगिस्तानी फॉरेस्ट है, वहां से 8 चीता और लाए जाएंगे। इसके पहले भारत में दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका और नामीबिया से चीता लाए जा चुके हैं चीता प्रोजेक्ट के अंतर्गत। तो भारत में जो चीता प्रोजेक्ट शुरू किया गया, उस चीता प्रोजेक्ट में अब 8 चीता और जुड़ने वाले हैं। स्टार्टिंग में इन्हें क्वारंटाइन फेज में रखा जाएगा और जब ये फैमिलियर हो जाएंगे हमारे एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो इन्हें खुले में छोड़ दिया जाएगा बाड़े से बाहर। क्लियर है? अभी तक कहां से लाए गए हैं? नामीबिया और साउथ अफ्रीका से लाए जा चुके हैं। अब बोत्सवाना जो है तीसरा देश बनने जा रहा है जहां से भारत में चीता लाए जाएंगे। चीतों को अफ्रीका के क्षेत्रों से, स्पेशली मिडिल अफ्रीकन कंट्रीज से क्यों लाया जा रहा है? उसका सवाल सीधा सा जवाब है कि अफ्रीका का ये जो क्लाइमेट जोन है वो भारत के क्लाइमेट जोन के साथ मैच करता है काफी हद तक, यानी कि वहां की जो सेमी ड्राइनेस एटमॉस्फेयर है, वहां का जो डेजर्ट एटमॉस्फेयर है, वो भारत के साथ मैच कर रहा है, वहां का टेम्परेचर कंडीशन। इस वजह से वहां से आने वाले जो चीता हैं वो अगर भारत में सेटल कराए जाते हैं तो उन्हें क्लाइमेट के साथ एडजस्ट करने में, अपनी कंपैटिबिलिटी को डेवलप करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, डेफिनेटली आएगी, लेकिन ज्यादा नहीं आएगी। तो होगा क्या? देखो, बेसिकली फर्स्ट फेज में तो चीता मरेगा, 100% है, लेकिन उनकी जो अगली पीढ़ी यहां पर जन्म होगी, मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? ज्यादा से ज्यादा रिप्रोडक्शन कराना। तो जो यहीं पर पैदा होंगे वो धीरे धीरे अडेप्टेबल होते जाएंगे हमारे क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, हमारे वेदर कंडीशंस के अकॉर्डिंग, और हमारे
जो वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग अडेप्टेबल होते जाएंगे, तो बाय द जनरेशन चीता जो है वो धीरे धीरे भारत की जलवायु के अनुकूल हो जाएंगी और वो फिर इंडिया में सर्वाइव करने लग जाएंगे। तो बेसिकली ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि क्यों हम धीरे धीरे इस कैंपेन को आगे बढ़ा रहे हैं। वो तो लोग बोलते रहेंगे कि हाँ लाए थे, मर गए, ये हो गया वो गया। नहीं भैया, इट इज अ क्लियर साइंस जो कि सीधे सीधे एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी जीवित प्राणी पर वायुमंडलीय या वातावरणीय इफेक्ट को दर्शाता है, उसमें सीधा दिखाई देता है। दैट इज अ कंप्लीट साइंस। ठीक है, तो चीतों का मरना एक स्वाभाविक घटना है, क्योंकि जब दूसरे जलवायु से पहली जलवायु में लाया जाएगा किसी भी जीव को, तो वो एकदम से अडाप्ट नहीं कर पाता। पीढ़ीगत तौर पर यानी जनरेटिव फॉर्म में उनमें डिफरेंसेस आते हैं, उनमें म्यूटेशंस आते हैं धीरे धीरे, राइट। तो ये बोत्सवाना है। बोत्सवाना जो है वो अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण देश है, इसको भी देखिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अफ्रीका की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है, तो प्रधानमंत्री की भी एक विदेश यात्रा है और राष्ट्रपति की भी एक विदेश यात्रा है। इन दोनों चीजों को आपको बहुत अच्छे से देखना है। चलिए खैर, आज के इन टॉपिक्स को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में कुछ मदद करेगा। इसे पढ़ते रहिए और शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए। थैंक यू।